नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और चैप्टर नंबर चल रहा है ये 6। तो आज हम बॉक्स वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारे एनसीईआरटी बुक्स में पेज नंबर 122 पे दिए हैं ये क्वेश्चन, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए पूछ रहा है मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं और इन घटकों के कार्य क्या हैं। वहन तंत्र के घटक, वहन तंत्र का मतलब ये है कि जो वहन की जो प्रक्रिया होती है मानव के अंदर, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से अंग की जरूरत होती है ना। तो वहन का मतलब होता है जो रक्त होता है उसका बहना, खून का बहना। तो खून के लिए किसी जो एक तो हृदय होता है, हृदय क्या करता है, हमारे खून को पंप करता है, एक तो इसकी सतह से खून बहता है। ठीक है, और जिसके अंदर देखो ये रक्त जो बह रहा है किसके अंदर बहेगा, नलियों के अंदर बहेगा। तो ये होती है नलियाँ, तो नलियाँ होती हैं, धमनियाँ होती हैं एक धमनियाँ हो गई। ठीक है, ये भी बाहर में साझा करेंगी। और सिराएँ हो गई। ठीक है, और क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, हाँ, और रक्त हो गया। मेन तो रक्त ही है भाई, रक्त के बिना तो हम कैसे वहन कर सकते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें होती हैं। अब इन सब चीज़ों का कार्य क्या है वो चीज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो हृदय बहनियाँ, क्वेश्चन ये है बहन में मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो वहन तंत्र के घटक कौन कौन से होगा, देखो हृदय हो गया। ठीक है, हृदय और वहनियाँ, वहनियाँ मतलब जैसे धमनियाँ, शिराएँ और रुधिर आदि मानव के वहन तंत्र के प्रमुख घटक हैं या प्रमुख अंग हैं। तो इन घटकों के कार्य क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय की। तो हृदय क्या होता है, पंप की तरह कार्य करता है जो रक्त को पूरे शरीर में भेजता है ना। तो हृदय हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है या पंप की भांति कार्य करता है, जो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से प्राप्त करता है और वितरित करता है। इस बात का मतलब समझे। देखो हम आपके लिए हृदय के बारे में पढ़ा चुके हैं। देखो ये है हृदय का चित्र, ठीक है, आरेख वाला। तो ये होते हैं ऊपर, ये होते हैं फेफड़े। तो फेफड़ों से ये देखो ये रक्त आता है। ठीक है, और फिर ये रक्त हृदय क्या करता है, अगले के लिए पंप कर देता है ये अंगों के पास। ये शरीर के अंग हमने बना दिए हैं शॉर्टकट में, और फिर ये अंगों से फिर से हृदय में जाता है। समझ में आ गई बात। यहाँ से देखो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, यहाँ से आता है। ठीक है ना, तो ये शुद्ध रक्त आगे के लिए भेज देता है। तो आप लोगों को पढ़ा रखा है मैंने विस्तार से इसके बारे में। ध्वनियाँ मोटी भित्ति वाली होती हैं जो हृदय से शरीर के सभी भागों में रुधिर ले जाती हैं। ये लाल रंग की होती हैं, है ना। तो ध्वनियाँ कौन सी हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हृदय है, तो यहाँ से जो रक्त लेके जा रही हैं हमारे शरीर के अंगों के पास, उसको हम ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनियाँ। और फिर हमारे अंगों से अगर कोई भी हमारे हृदय तक लेके जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिराएँ। ओके, देखो ध्वनियाँ मोटी भित्ति वाली होती हैं जो हृदय से, कहाँ से, हृदय से शरीर के सभी भागों में रुधिर ले जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शिराओं के बारे में। तो शिराएँ क्या होंगी, तो शिरा के बारे में मैंने अभी बताया था आप लोगों के लिए। मान लीजिए ये हृदय है, ठीक है, तो जो हृदय से अंगों के पास रक्त लेके आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ध्वनि। और जो अंगों से हृदय के लिए लेके जाएगा उसके लिए बोलेंगे शिराएँ। ठीक है ना। तो अब शिरा की बात करते हैं। ये पतली भित्ति वाली और रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो शरीर के सभी भागों से रुधिर को वापस हृदय में ले जाती हैं। मैंने कहा था ये अंगों से कहाँ ले जाती हैं, रक्त को हृदय में ले जाती हैं, और ये हरे रंग की होती हैं, है ना। हमारे शरीर में तुमने देखा होगा किसी किसी के शरीर में क्या होगा, हरी हरी नसें दिखाई देती हैं, है ना। तो वो वही होती हैं शिराएँ। ओके, और जो इंजेक्शन द्वारा डॉक्टर लोग खून निकालते हैं, वो रुधिर निकालते हैं, वो ध्वनि में से निकाला जाता है। ठीक है, अब रुधिर क्या होता है, रुधिर का मतलब रक्त क्या होता है। यह एक गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं तैरती रहती हैं, है ना। भोजन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों
के साथ साथ हार्मोन्स भी इसके मध्य से शरीर के इसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में विस्तृत होते हैं। मतलब रुधिर का क्या काम होता है, ये जो भोजन का पोषण तत्व है, जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इन सबको क्या करता है, ये वाहन करता है। कौन? और रुधिर। ठीक है, तो वहन का मतलब आपको समझ में आ गया, क्लियर, अच्छा हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए, ऑक्सीजनित रुधिर का मतलब होता है जिसकी ऑक्सीजन मिली हो, और विऑक्सीजन का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली हो। तो मैं आपको बता दूं, जो स्तनधारी होते हैं या फिर जो पक्षियां होते हैं, इनके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसीलिए तो ऊर्जा किस रक्त में ज़्यादा होगी? जो ऑक्सीजनित होगा, है ना। इसलिए इनको अलग अलग करना आवश्यक है। देखो, स्तनधारी तथा पक्षियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होती है। आपको सब कुछ समझ में आता होगा अगर आपने हमारे सारे लेक्चर देखे होंगे। ग्लूकोज के खंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करके ही शरीर में इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकती है। कहने का मतलब ये है, जो स्तनधारी और जो पक्षियों में जो स्तनधारी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, इनके लिए क्या होता है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा ज़्यादा केवल हमें उसी से प्राप्त होगी जो ऑक्सीजनित होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन युक्त होगा। ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन से ही ग्लूकोज क्रिया करता है, ठीक है ना, तभी हमारे लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन वाला रुधिर लेंगे तभी तो हमारे लिए अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिल पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? ठीक है, कहने मतलब ये है, उच्च संगठन का मतलब ये हुआ जो पादप हैं, पादप मतलब हरे पेड़ पौधे हैं, उनमें वहन के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हमने ये पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जो मान लीजिए ये पेड़ है कोई, ये पेड़ है, ठीक है ना। तो ये जो पेड़ है, तो इसमें वहन के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी? देखो, एक तो जड़ें होती हैं, जड़ें क्या करती हैं, जल को रिसीव करती हैं, और खनिज लवणों को रिसीव करती हैं, है ना। तो जड़ों के अंदर होता है जाइमेज नाम की कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर ऊतक होते हैं, जाइमेज नाम के ऊतक। ऊतक मतलब कुछ पाइपिंग जैसी लगी हुई होती हैं। जो पेड़ होते हैं उनके अंदर ये पाइपिंग जैसी लगी होती हैं। ऊतकों का मतलब ये पाइपिंग जैसी लगी होती हैं जड़ों के अंदर, जिसका नाम होता है जाइमेज। क्या नाम होता है इसका? जाइमेज। और ये जाइमेज क्या करते हैं, ये मिट्टी से जल और लवणों को अवशोषित करते हैं। फिर और ये होती हैं पत्तियाँ ऊपर पेड़ पौधों के। जो पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, वो होता है एक फ्लोइग, एक होता है फ्लोइग ऊतक, होता है फ्लोइग ऊतक होता है। वो क्या करता है, यहाँ के भोजन को पूरे पेड़ में फैलाता है। तो हमारे पेड़ में वहन के लिए या पादपों में वहन के लिए ये दो चीज़ों का होना आवश्यक है। एक तो जाइम ऊतक, ठीक है, तो वे वहनियाँ का मतलब जैसे नलिकाएँ जो बताई थी, है ना, तो वे नलिकाएँ, वे वहनियाँ जो जल तथा खनिज को भूमि से अवशोषित करके पूरे पादप के शिखर तक ले जाते हैं, क्या कहलाते हैं, जाइलम कहलाते हैं। एक तो जाइलम चाहिए होगा हमारे लिए पादपों में परिवहन के लिए, वहन के लिए, ठीक है, और दूसरा फ्लोएम चाहिए होगा। तो वे वहनियाँ जो पत्तियों में तैयार भोजन को पादप के अन्य भागों तक ले जाती हैं, ठीक है, फ्लोएम कहलाती हैं। ओके, देखो, वहन का मतलब हुआ जैसे कि ये पेड़ है,
ठीक है ना, ये पेड़ है, ये पत्तियां हैं, तो यहाँ के जो जल है, यहाँ का जल ऊपर पहुँच जाए, ओके, और ऊपर का जो भोजन पत्तियाँ बना रही हैं वो सारी चीज़ें नीचे आ जाए, तो इस क्रिया को तो हम वहन कहते हैं। तो वो किस किस के द्वारा पूरी होती हैं? एक तो जाइलम के द्वारा पूरी होती हैं और दूसरी फ्लोएम के द्वारा पूरी होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो हमारे इस बॉक्स में 5 ही क्वेश्चन है, तो ये चौथा क्वेश्चन आ गया है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? कोई पेड़ पौधा है तो उसके अंदर खनिज लवणें हैं और जल हैं, तो इसका अवशोषण कैसे होता है या वहन कैसे होता है? तो हमने बताया था अभी जो जाइलम होता है, जाइलम ऊतक होता है, अभी बताया था। मान लीजिए एक पेड़ है ये, ठीक है ना, और उसकी ये जड़ें हैं ये, तो इसमें क्या होता है, एक जाइलम ऊतक होता है, मतलब एक नलियाँ टाइप की होती हैं, वो क्या करती हैं, जल को और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं, है ना। तो इसका उत्तर है पादपों के पूरे भाग में एक विशेष प्रकार के ऊतक जिसे जाइलम कहा जाता है, एक जाल की तरह फैला रहता है ना, एक जाल की तरह फैला रहता है। पादपों में जल और खनिज और लवण का वहन इन ऊतकों जैसे जाइलम के द्वारा जड़ से अवशोषित होकर विभिन्न अंगों तक होता है। ठीक है, सीधी सीधी भाषा में बात करें तो एक जो पेड़ है, इस पेड़ में जो अवशोषण होता है खनिज लवणों का और जल का, वो जो एंजाइम का नाम लिखा है यहाँ पर जाइलम एंजाइम के द्वारा होता है। बस इतनी सी बात है। लास्ट क्वेश्चन 5वां, पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? ठीक है, भोजन का मतलब जो पत्तियां भोजन बनाती हैं उसका स्थानांतरण कैसे होता है? तो मैंने बताया था फ्लोएम होता है, फ्लोएम ऊतक होता है, वो पूरे भोजन को तना में और जड़ों तक लेके जाता है ना। तो पादपों में भोजन का स्थानांतरण पौधों के सभी भागों तक फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? पत्तियों का भोजन फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, तो बच्चों कुछ पेज बजाता है, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, पिछले जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड। ठीक है, देख ही लो। अब मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर। आपको पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत के विभिन्न भागों के नाम बताइए। तो छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, पहला होता है डिडनम, दूसरा होता है जिजनम और फिर इलियम। ठीक है, इलियम सबसे बड़ा होता है इन तीनों में से, है ना, और यहीं पे भोजन सबसे ज़्यादा पचता है। जो गृहिणी होती है वो अमाशय से लगी हुई होती है। ठीक है, जिजनम जो होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, अच्छा फ्लोएम किसे कहते हैं? फ्लोएम, तो फ्लोएम वे जीवित ऊतक हैं जो पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। जो पत्तियां होती हैं ना, पौधे जो होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं, यहाँ पे जो भोजन बनता है तो इस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक जो पहुंचाती हैं जो ऊतक, उन्हें हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगता हो आप लोगों को, आपको लगता हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, आपको लगता है कि मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पढ़ा रहा हूँ अपने कॉपी पे नोट करते रहिए। मैं आपको पूरा 10th क्लास का पूरा साइंस 100% कराऊँगा। ठीक है, कहीं आपको कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे पढ़ लिए तो गारंटी लेता हूँ 95 से ऊपर नंबर ही आएंगे अगर आप इसको पढ़ते रहे तो, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों के 96, 97, 98, 99 नंबर आ चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, बाय, थैंक यू।